हाय एवरीवन, आज के सेशन में आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 70 प्लस क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और ये केवल 70 प्लस क्वेश्चन ही नहीं है बल्कि मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इनकम टैक्स के इससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा या फिर इससे ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अगर आपने इनकम टैक्स को अच्छे से स्टडी किया हो तो ये जो सेशन होगा इसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और जिन लोगों का ये पहला इनकम टैक्स के क्वेश्चन से आपकी पहली मुलाकात हो रही है और आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये तो आपके क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे। इसके साथ ही इसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा एक बॉक्स में, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो ये आपके लिए भी यूजफुल है जो पहली बार इनकम टैक्स के क्वेश्चन से जिनका सामना हो रहा है, और जिनका तैयार हो चुका है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। चलिए, व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित होता है। व्यक्ति यानी पर्सन के बारे में सेक्शन 21 के पर्सन के बारे में सेक्शन 2 के पार्ट 31 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि जो व्यक्ति शब्द है इसमें शामिल होता है एक पर्सन यानी इंडिविजुअल, अविभाजित हिंदू परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी के बारे में सेक्शन 2 के 17 में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या शामिल है इसमें फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन शामिल है, लोकल अथॉरिटी शामिल है, एनी आर्टिफिशियल पर्सन शामिल है। तो ये सारे सेक्शन 2 के पार्ट 31 में दिया हुआ है व्यक्ति के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले, क्योंकि बस यही समय है आपके पास। अब अलग से पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो भी मिल रहा है बस फटाफट उसको लेते चलिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते चलिए, ताकि आपको एग्जाम में चीज़ें याद रहे। तो एक व्यक्ति जैसे कि मैंने आपको कहा इंडिविजुअल में आपके कोई भी पर्सन आ गए, चाहे मान लीजिए अंकिता आ गई या फिर गीता आ गई, राम आ गया, अमन आ गया, एक्सेट्रा। हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्तियों का समूह, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी जैसे कि स्टेट बैंक, एसीसी, पंजाब नेशनल बैंक, स्थानीय सत्ता और नगरपालिका, जिला परिषद, और प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति जैसे कि विश्वविद्यालय, एनी आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम कब बना? आयकर अधिनियम बना है 1961 में। आयकर अधिनियम 1961 में बना है, लेकिन ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लागू कब हुआ है तो 1962 से लागू हुआ है। बना कब है? 1961 में बना है। तो आयकर अधिनियम 1961 में बना, परंतु ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। ये संपूर्ण भारत में जम्मू व कश्मीर सहित लागू हुआ है। 1 अप्रैल 1990 से ये सिक्किम में भी लागू हो गया है। इसमें 298 धाराएं हैं, 298 क्या है? धाराएं हैं इसमें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष वो होता है जिसमें पिछले वर्ष की आय का निर्धारण किया जाता है। क्या होता है? कर निर्धारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें कि पिछले वर्ष की अर्जित आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें कि पिछले वर्ष की अर्जित आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। ये 1 अप्रैल से आरंभ होकर के दूसरे साल के 31 मार्च को समाप्त होता है। कब से? 1 अप्रैल से शुरू होती है और दूसरे साल में 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए पिछला वर्ष क्या था? 2015-16 के आय पर कर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करदाता का अर्थ क्या होता है? करदाता का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड 7 के अनुसार करदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी हो, उसको करदाता मान लिया गया हो, किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हो। ठीक है,
तो अब एक्सप्लेनेशन के जरिए समझिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 2 के उपखंड के 7 के अनुसार करदाता से आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर के लिए उत्तरदायी है, किसी अन्य राशि यानी ब्याज या अर्थदंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, या उसको करदाता मान लिया गया हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है। व्यक्तियों का समुदाय व्यक्ति में सम्मिलित होता है, ठीक है। व्यक्तियों का समुदाय व्यक्ति में सम्मिलित किया गया है। कंपनी, फर्म और सत्ता भी व्यक्ति में शामिल होते हैं। अगर ऑप्शन में आपके कंपनी, फर्म और सत्ता दिया हो तो ये भी आपके व्यक्ति में शामिल होता है। अगर नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है, ठीक है। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले जो वित्तीय वर्ष है उसको गत वर्ष कहा जाता है। और गत वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपना। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के कर निर्धारण के लिए गत वर्ष 1 अप्रैल 2015 से दूसरे साल के 31 मार्च 2016 तक। अगला क्वेश्चन है, आयकर एक वार्षिक कर होता है, क्या ये कथन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आयकर एक वार्षिक कर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष करदाता अपने गत वर्ष में अर्जित आय पर प्रावधान के अनुसार कर जमा करता है। नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है, आपने अभी जाना। कब प्रारंभ होता है ये? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कर निर्धारण 1 अप्रैल से आरंभ होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। किस आय पर लगाया जाता है? ये कुल आय पर। आयकर जो है वो व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, टोटल इनकम जो होता है। आयकर व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की आय को निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है: वेतन आय, संपत्ति से आय। वेतन आय इक्वल टू सकल आय, संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से आय, टोटल आय, पूंजी आय, अन्य स्रोतों से आय। तो इन वर्गों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए व्यापार की दशा में गत वर्ष क्या होगा? नए व्यापार की दशा में गत वर्ष क्या होगा? तो आपकी जिस भी तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उसी तिथि से, उसी डेट से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक का जो डेट होता है वो गत वर्ष कहा जाता है उसको, ठीक है। तो आपका जवाब होगा, जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है। जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो नए व्यापार की दशा में गत वर्ष निम्न होता है। यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जिस तिथि को नया व्यापार शुरू किया जाता है उस तिथि से लेकर के वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक का जो तिथि होता है उसको गत वर्ष कहा जाता है। जिस तिथि को आय का नया साधन अस्तित्व में आता है उस तिथि से वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तिथि को गत वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य साधनों से प्राप्त आय है। अन्य साधन से प्राप्त आय है कर योग्य आय का साधन, कर योग्य आय का वर्गीकरण, आय का एक साधन, ठीक है। सभी वेतन आय, संपत्ति से आय, ठीक है। वेतन आय, संपत्ति से आय, व्यापार एवं पेशे से आय और पूंजीगत आय को छोड़कर जो भी आय होता है उसे अन्य साधनों से आय मान करके कर लगाया जाता है। और अन्य साधनों से प्राप्त आय जो है वो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, जैसे कि लाभांश है, लॉटरी है, सट्टा है, ये सभी आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के साधन है। आय के क्या साधन है? वेतन से प्राप्त आय भी आय का साधन होता है। मकान संपत्ति से भी जो इनकम होता है वो भी आपका आय का साधन है। बिजनेस से और जो भी आपका प्रोफेशन है उससे प्राप्त भी इनकम भी आपका आय का साधन है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी,
कर निर्धारण के उद्देश्य से करदाता की समस्त आय को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। वो वर्ग है वेतन आय। वेतन आय में आपका वेतन, भत्ता, कमीशन, अनुलाभ, ये सारी चीज़ें आ गई। संपत्ति से अर्जित आय में जैसे मकान का किराया हो गया। व्यापार और पेशे से आय से जैसे कि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, उनके इनकम हो गए। पूंजीगत आय मतलब संपत्ति बेचने के बाद जो इनकम पैसा मिलता है वो आय हो गया। और अन्य साधनों से प्राप्त आय जो कि आपको उपर्युक्त में से किसी के भी अंतर्गत हो, जैसे कि सट्टा, घुड़दौड़, लॉटरी, ये सब हो गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता मान लिए गए सभी व्यक्ति भी क्या करेंगे? किस में आते हैं? ये करदाता की परिभाषा में आते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता जो है कौन व्यक्ति हो सकते हैं? एक व्यक्ति, आपको ऊपर ही मैंने बताया, हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म या व्यक्ति का समूह, कंपनी, स्थानीय सत्ता या प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था कर देने के अंतर्गत आते हैं जो कि उसे करदाता की परिभाषा में मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतन की मद है। अग्रिम वेतन, कमीशन, अनुलाभ, ये सारे वेतन में आते हैं। तो आपका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। वेतन के मुख्य मदें कौन कौन सी होती हैं? मूल वेतन, अग्रिम वेतन, याद करिए इसको, मूल वेतन हो गया आपका, अग्रिम वेतन हो गया, बाकी वेतन, कमीशन, अनुलाभ, भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन कार्ड इनमें से किस प्रकार के लोगों के लिए आवश्यक है? पैन कार्ड आवश्यक है एक वो व्यक्ति जो करदाता है जिनकी आय 5 लाख रुपए से अधिक है, यदि व्यक्ति धारा 139 के उपखंड 4A के अंतर्गत अपनी कर विवरणी दाखिल करना चाहता है। ठीक है, ये सारे ही लोग जो हैं वो पैन कार्ड के लिए आवश्यक हैं, उपर्युक्त सभी। ठीक है, पैन कार्ड व्यक्ति का एक स्थायी खाता संख्या होता है जिसे कि भारत सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है। अब पैन का अर्थ क्या होता है? पैन का अर्थ है स्थायी खाता संख्या। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी संख्या खाता। इसमें कौन कौन किन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है? जो एक व्यक्ति जो कि करदाता है, जिस व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए से अधिक होता है, व्यक्ति धारा 139 पार्ट 4A के अंतर्गत अपनी कर विवरणी दाखिल करना चाहता है, उनके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के लिए आयकर विवरणी, सारे ऑप्शन को पढ़िए। आयकर विवरणी दाखिल करना ज़रूरी होता है। एक कंपनी के लिए, कंपनी विविध द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम संस्था होती है। कंपनी के लिए आय विवरणी जो कि पूर्ण से अंकेक्षित हो दाखिल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार के व्यक्तियों पर धारा 139(1) लागू नहीं होता है? आपका धारा 139 के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी कर विवरणी दाखिल करना होता है, लेकिन लागू नहीं होता है आपका NRI पे, आपके ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 65 वर्ष या फिर उससे अधिक हो, या फिर जो किसी व्यवसाय में नहीं हो। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि अनिवासी भारतीय, ऐसे व्यक्ति जिनका 65 वर्ष, उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, कंपनी की दशा में आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए तिथि या देय है। कर निर्धारण वर्ष को 31 अक्टूबर, कर निर्धारण वर्ष के 31 अक्टूबर। गत वर्ष 1 अप्रैल से दूसरे वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और इसी तिथि पर व्यवसाय अपने अंतिम खाते को तैयार कर लेते हैं और उन्हें अपनी कर विवरणी दाखिल कर निर्धारण वर्ष के 31 अक्टूबर से पहले जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति की दशा में जिसके बही खातों का आयकर अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण होना आवश्यक है, आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि क्या होती है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वो देय तिथि होती है 31 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आयकर विवरणी प्रारूप 2B लागू होता है, 2B लागू होता है तलाशी आय पर। नेक्स्ट, फर्म 3A लागू होता है, फर्म 3A किस पे लागू होता है? यदि करदाता कंपनी है, कंपनी जो धारा 11 के अंतर्गत मुक्ति का लाभ लेती है। सही जवाब होगा ए और बी दोनों। फर्म 3A केवल इन पर लागू होता है, कंपनी पर, और कंपनी जो धारा 11 के अंतर्गत कर मुक्ति का लाभ लेती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिए क्वेश्चन यहाँ पे आपकी याद होते चले सारे। इनमें से किस प्रकार के विनियोग में धारा 80L, धारा 80L में ब्याज की कटौती प्राप्त होती है? किस में प्राप्त होती है ब्याज की कटौती? पोस्ट मासिक आय खाता पे, पोस्ट ऑफिस मियादी खाता पे, 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा खाते में, उपर्युक्त सभी, इन सभी में होती है। ठीक है, इन सभी में होता है। कर निर्धारण में आपका जो वर्ष 2006-07 था, कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के पहले 80L पर कटौती का प्रावधान था, लेकिन ये लाभ 80L का निर्धारण वर्ष 2006-07 से समाप्त कर दिया गया है। धारा 80DD, 80DD संबंधित है, किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत यदि करदाता पर कोई भी विकलांग आश्रित होता है तो उसके चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपए, सुबह प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि इसके चिकित्सा के लिए 1 लाख रुपए तक छूट का प्रावधान है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे सारे शामिल होते हैं। ठीक है, सही जवाब है विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह और चिकित्सा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हुआ है 1972 में, 1972 में। जब व्यक्ति सेवा से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत संस्था से एक मुश्त राशि प्राप्त होती है। ये राशि गैर सरकारी कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है। ग्रेच्युटी अधिनियम धारा 1972 में पारित हुआ था और ये राशि सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतः कर मुक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ में विनियोग की अधिकतम सीमा कितनी है? विनियोग की, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कितनी सीमा है? अधिकतम सीमा होती है 70,000 रुपये। ठीक है, पीपीएफ में विनियोग की अधिकतम सीमा 70,000 है। इससे ऊपर की विनियोग पर कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80E की कटौती प्राप्त है किस पे? उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण पर। उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त ऋण के ब्याज पर धारा 80E के अंतर्गत कटौती की सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं को किस धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त है? महिलाओं को 88C के अंतर्गत छूट प्राप्त है। ठीक है, जो महिलाएं 65 वर्ष से कम आयु की हैं उन्हें 88C के तरह अंतर्गत छूट का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना गया करदाता कौन होता है? डेमिडी एसएससी, कंपनी और प्रतिनिधि दोनों होते हैं। माना गया करदाता कंपनी और प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट, फार्म हाउस के प्रबंध को मिलाने वाला वेतन है। फार्म हाउस के प्रबंध को मिलाने वाला वेतन है वेतन से प्राप्त आय। फार्म हाउस से उत्पन्न आय को कृषि आय मानते हैं जो कि कर मुक्त है, लेकिन फार्म हाउस के प्रबंधक को जो वेतन मिलता है उसे वेतन से प्राप्त आय मान करके उस पर कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय होती है। कौन सी आय ये होती है? ये आय कृषि आय होती है। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय को कृषि आय मानी जाती है। ये आय पूर्णतः कर मुक्त होती है। भूमि भारत में होने की दशा में आय पूर्णतः कर मुक्त होता है। नेक्स्ट, ह्रास स्वीकृत होता है। ह्रास स्वीकृत होता है दृश्य या अदृश्य संपत्तियों पर। ह्रास कटौती को स्वीकृति मूर्त और अमूर्त यानी दृश्य या अदृश्य संपत्तियों पर होता है। संपत्तियों का बाजार भाव निकालने के लिए ह्रास की कटौती होती है। अगला क्वेश्चन है,
आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय आयकर से मुक्त है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 10 फर्स्ट 10 खंड 1। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो कि गत वर्ष में रोजगार प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाता है, निवासी के लिए भारत में कम से कम रुकना, कितना रुकना होगा? कम से कम 182 दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 182 डेज। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 खंड फर्स्ट एक व्यक्ति वर्ष में निवासी होता है। इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है वर्ष में निवासी होता है यदि वो आधा वर्षों से कम एक शर्त पूरी करता हो। इनमें से वो गत वर्ष में कुल मिलाकर के 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो, या गत वर्ष के पूर्व 4 वर्षों में वो कुल मिलाकर के कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। अगर भारतीय नागरिक रोजगार प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाता है तो उसे निवासी होने के लिए ए में बताए गए शर्त को पूरा करता है, यानी उसे गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, ए यानी 182 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी संपत्ति शब्द में शामिल है। पूंजी संपत्ति शब्द में क्या शामिल है आपके? जेवरात हैं। क्या है? जेवरात क्या है? ये एक पूंजी संपत्ति है। पूंजी संपत्ति पूंजीगत आय में संपत्तियों को बेचने से प्राप्त आय पूंजीगत आय में शामिल होता है, और जेवरात भी क्या है? करदाता के पूंजीगत आय में शामिल होता है। नेक्स्ट, पूंजीगत लाभ के प्रकार हैं। पूंजीगत लाभ के प्रकार हैं दीर्घकालीन लाभ, अल्पकालीन लाभ। ये दोनों दो तरह के होते हैं पूंजीगत लाभ। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ में ऐसी संपत्ति होती है जो कि 3 वर्ष के बाद बेची जाए, शेयर डिबेंचर में 1 साल के बाद। और दूसरा अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, ये ऐसी संपत्ति होती है जो कि 3 वर्ष के अंदर बेची जाए और शेयर डिबेंचर बॉन्ड में 1 साल के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कुल आय से क्या आशय है? कुल आय से आशय है धारा 80C से धारा 80U के अंतर्गत की गई कटौतियां कम करने के पश्चात जो आय बचती है, वेतन, मकान, पूंजी, पेशे तथा अन्य साधनों से प्राप्त आय, वो आय जिसकी गणना निवासी स्थान के आधार पर की गई है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त ब्याज को परिभाषित किया गया है? किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 10(15). करदाता को अपने विनियोग पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है वो आय के अन्य स्रोतों से मानकर कर योग्य होता है, लेकिन अधिनियम 1961 की धारा 10 के उपखंड 15 के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज कर मुक्त होते हैं। अगला, एक कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी यदि ये एक भारतीय कंपनी है। कंपनी गत वर्ष में निवासी तभी माना जाएगा यदि वो भारतीय कंपनी हो, चाहे उसका प्रबंधन भारत में ही या भारत के बाहर हो। विदेशी कंपनी गत वर्ष में तभी निवासी माना जाएगा जब उसका प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूरी तरह से भारत में रहा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, धारा 2 उपखंड 7 किससे संबंधित है? ये संबंधित है करदाता से। ध्यान रखिएगा, धारा 2 के खंड 7 करदाता से संबंधित होता है। करदाता एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, हिंदू अविभाजित परिवार, स्थायी सत्ता माना हुआ करदाता होते हैं। नेक्स्ट, अनुलाभ के प्रकार हैं। अनुलाभ के प्रकार हैं सामान्य अनुलाभ, विशेष अनुलाभ, कर मुक्त अनुलाभ। तीनों अनुलाभ को 3 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य अनुलाभ जो सभी करदाता के लिए कर योग्य हैं, जैसे कि मकान की सुविधा, टिफिन की सुविधा, 20,000 रुपये तक ब्याज मुफ्त ऋण, क्लब बिल, कंपनी के द्वारा कर्मचारी के आयकर का भुगतान, क्रेडिट कार्ड की सुविधा। विशेष अनुलाभ में आपके जो केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कर योग्य होता है, जैसे कि कार की सुविधा, मुफ्त शिक्षा बच्चों के लिए, ये आपके विशेष अनुलाभ हैं।
घरेलू नौकरी की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, गैस, बिजली, पानी की सुविधा ये केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। और वहीं कर मुक्त अनुलाभ की बात करें तो ये सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त है। ध्यान रखिएगा ये तीनों अनुलाभ के बारे में। नेक्स्ट, मकान संपत्ति पर कटौती दी जाती है वार्षिक मूल्य का 30%। मकान संपत्ति पर वार्षिक मूल्य का 30% होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति परिभाषित किया गया है किसमें? धारा 2 के खंड 42A में। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कर अधिनियम 1961 के धारा 2 उपखंड 42A के अंतर्गत परिभाषित है। इस धारा के अनुसार यदि संपत्ति को 3 साल के अंदर बेच दिया जाता है तो उसे अल्पकालीन पूंजी कहते हैं। शेयर डिबेंचर और बॉन्ड में ये समय सीमा 1 वर्ष है। कितना है? डिबेंचर और शेयर डिबेंचर और बॉन्ड में ये सीमा 1 वर्ष है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय की दशा में मानक किराया से क्या अभिप्राय है? मानक किराया से अभिप्राय है ऐसे किराया से लगाया जाता है जो कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है। मकान संपत्ति से आय की दशा में मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट ऐसे किराए से लगाया जाता है जो कि किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से क्या आशय है? जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, जो संपत्ति करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 महीने से अधिक रहती है। अगला क्वेश्चन है, तो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पहले 36 माह से अधिक रहता है। 36 महीने के पहले हस्तांतरण पर ये अल्पकालीन पूंजी होगा जो कि दीर्घकालीन पूंजी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियाँ कौन सी कटौती है? वो कटौती है आपकी मानक कटौती, ऋण पर ब्याज। मानक कटौती, ऋण पर ब्याज। मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उनके वार्षिक मूल्य में से आप क्या क्या कटौती की जाती है? मानक कटौती जो कि वार्षिक मूल्य का 30% हो और संपत्ति को खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार की निवासी स्थिति स्पष्ट है। निवासी स्थिति स्पष्ट है। निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार में 2 तरह के होते हैं, एक तो निवासी होते हैं, एक अनिवासी होता है। देखिए यहाँ पे चार्ट के थ्रू समझाया गया है। संयुक्त हिंदू परिवार में शामिल होते हैं निवासी और अनिवासी। निवासी के अंतर्गत आपके साधारण निवासी हो जाते हैं और असाधारण निवासी आते हैं। तो HUF निवासी, अनिवासी, साधारण निवासी अथवा असाधारण निवासी कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन भत्ता में निम्न में से क्या कटौती दी जाएगी? मनोरंजन भत्ता में वास्तविक मनोरंजन भत्ता, मूल वेतन का आधा 1/5, 50,000 रुपये, ये सभी। सरकारी कर्मचारी के लिए मनोरंजन भत्ता कर मुक्त होता है और गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए इन राशियों में जो भी सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा। जैसे कि वास्तविक मनोरंजन भत्ता जिसके बारे में परिभाषा दिया हुआ सेक्शन 16 सेकंड में, मूल वेतन का 1/5 और 5,000 रुपये है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करदाता गत वर्ष में भारत का निवासी है तो इनमें से किस प्रकार की आय पर कर चुकाएगा? ये कर चुकाएगा भारत में अर्जित तथा भारत में प्राप्त आय पे, भारत में कमाई और विदेश में अर्जित से, विदेश में कमाई और भारत में प्राप्त से। तो सही जवाब होगा आपका इनमें से सभी। अगर करदाता निवास स्थान की शर्तों को पूरा करता है तो वो कर योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निवासी के लिए एक व्यक्ति गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कितने दिन भारत में रहे? कितने दिन रहे? 365 दिन। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा आय का स्रोत नहीं है? शिक्षा से प्राप्त ज्ञान, चोरी, भीख में मिला धन, ये सभी नहीं है। इनमें से ये कोई भी आय का स्रोत नहीं है। आय का स्रोत, इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है ये कोई भी आयकर योग्य है, चाहे वो अवैधानिक या वैधानिक स्रोत हो, ये सभी आय के अन्य स्रोत में शामिल हैं। ठीक है, ये आय का स्रोत नहीं है, अन्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं होगी? पूंजी संपत्ति में पहनने के वस्त्र शामिल नहीं होंगे, गोल्ड बॉन्ड्स होंगे, भारत में स्थित कृषि भूमि होगी, पहनने के वस्त्र नहीं शामिल होंगे। गोल्ड बॉन्ड और भारत में स्थित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति है, लेकिन पहनने में वस्त्र जो है वो पूंजी संपत्ति नहीं है। गहना, हीरा, ये सभी आपके पूंजी संपत्ति में शामिल होते हैं। धारा 80D के अंतर्गत छूट किसको प्राप्त है? छूट प्राप्त है व्यक्ति को, हिंदू अविभाजित परिवार को। धारा 80D के अंतर्गत व्यक्ति और HUF को चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए छूट का प्रावधान है। इसके अंतर्गत करदाता को 15,000 और अगर करदाता वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन, तो उसको 20,000 तक छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल बीमा में अधिकतम कटौती है। मेडिकल बीमा में अधिकतम कितनी कटौती है? 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करदाता एक कंपनी है तो उसके लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि निर्धारित है। कितना? कर निर्धारित वर्ष की 31 अक्टूबर। कंपनी को आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम जो डेट होता है वो निर्धारित वर्ष के 31 अक्टूबर को होती है, और करदाता के लिए, जो पर्सन है, उसके लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि होती है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करदाता एक व्यक्ति है तो उसके लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की देय तिथि क्या निर्धारित की गई है? ये तिथि भी आपका कितना? 31 जुलाई है। ठीक है, कर निर्धारित वर्ष की 31 जुलाई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। उच्च शिक्षा हेतु किए गए ऋण की कटौती की अधिकतम राशि क्या है? अधिकतम राशि है भुगतान के संबंध में 30,000 रुपये या वास्तविक व्यय जो भी कम हो। भुगतान के संबंध में 30,000 रुपये या वास्तविक व्यय जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सेक्शन 80E के तहत उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के वास्तविक व्यय की कटौती की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बजट में न्यूनतम विनियोगी की सीमा है 100 रुपये। कितने रुपए? 100 रुपये ये सीमा है। राष्ट्रीय बजट न्यूनतम विनियोग की सीमा 100 रुपये है। पोस्ट ऑफिस बचत खाता में निवेश की न्यूनतम राशि कितनी है? न्यूनतम राशि है 20 रुपये। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में 5 के गुणक में जमा राशि की न्यूनतम राशि है 20 रुपये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अनुलाभ एवं भत्ते कर निर्धारित वर्ग के लिए कर योग्य नहीं है? विदेशी भत्ता नहीं है। सभी भत्ते कर योग्य हैं इसमें, मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता, लेकिन विदेशी भत्ता सभी करदाता के वेतन में शामिल होते हैं, इसलिए ये कर योग्य है। नेक्स्ट, ऐसा कर जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं लेकिन इनकी प्राप्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बांटी जाती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका आयकर। आयकर केंद्र सरकार के मध्य में आती है लेकिन ये केंद्र और राज्य के बीच वितरित होती है। नेक्स्ट, आयकर क्या है? आयकर प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसका भार जिस पर लगाया गया है उसी को देना होता है, जैसे कि इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शैलेंद्र कुमार बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया IRT 494 के मामले में दिया गया निर्णय किससे संबंधित है? सारे ऑप्शन को पढ़िए।
वेतन में भत्ते शामिल होते हैं, वेतन में भत्ते शामिल होते हैं, ठीक है, वेतन में सभी भत्ते शामिल होते हैं, डीए डीपी। अगला क्वेश्चन है, आगरा विश्वविद्यालय की स्थिति है, एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में है, ये आर्टिफिशियल, वो ऐसी संस्था जो कि अध्ययन अध्यापन का कार्य कराती है, वो एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में है। अमूर्त संपत्तियां हैं, इनमें से कौन सी? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सारे ही अमूर्त संपत्ति हैं, ठीक है, सभी अमूर्त संपत्तियां हैं। अमूर्त संपत्ति क्या होती है? वो अदृश्य संपत्ति, जो अमूर्त संपत्ति क्या होता है? जो कि अदृश्य होती है लेकिन उसका मूल्य होता है, तो ये सभी पूंजीगत शीर्षक में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 2 खंड 7 में स्पष्ट किया गया है, क्या स्पष्ट किया गया है? करदाता को स्पष्ट किया गया है। धारा 2 के 7 में, धारा 2(7) कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता को परिभाषित किया गया है, माना हुआ करदाता भी शामिल है। नेक्स्ट, वेतन से आय में धारा 16 के अंतर्गत कटौती है, कौन सी कटौती है? मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता, व्यवसायिक कर, उपर्युक्त सभी। धारा 16 के अंतर्गत सभी कटौतियाँ आती हैं, मानक कटौती, मनोरंजन भत्ता, व्यवसायिक कर, लेकिन अब मानक कटौती का लाभ हटा दिया गया है, मनोरंजन भत्ता 5,000 तक कटौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाद नियंत्रण तथा प्रबंध से संबंधित है? कौन सा वाद संबंधित है? 1951, सुभ्य क्षेत्रियार वर्सेज CIT 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आय कुल आय में शामिल नहीं होगा? कुल आय में शामिल नहीं होगा कृषि आय, साझेदार का हिस्सा, यात्रा रियायत, इनमें से कोई भी, ये तीनों ही आपके कुल आय में शामिल नहीं होता है। कृषि आय, साझेदार का हिस्सा और यात्रा रियायत तीनों कर मुक्त है, ये कर योग्य राशि में शामिल नहीं होता है। कृषि भूमि भारत से बाहर हो तो उससे अर्जित जो आय है वो पूर्णतः कर योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? ऊपर आपने पढ़ा था 298 धाराएं हैं आयकर अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दरें कितनी भागों में निर्दिष्ट हैं? दरें 4 भागों में हैं, ठीक है, कौन कौन से? वे नीचे आप देखेंगे। भाग फर्स्ट में चालू निर्धारित वर्ष में लागू कर की दरें, भाग सेकंड में चालू वित्त वर्ष में लागू TDS की दरें, भाग थर्ड में वेतन शीर्षक की आय से आयकर की कटौती की गणना और अग्रिम कर गणना की दरें, और भाग फोर्थ में शुद्ध कृषि आय की गणना संबंधी नियम उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि आय कर मुक्त है, कृषि आयकर युक्त है कितने आयकर से? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, ठीक है। कृषि आयकर से पूर्णतः कर मुक्त है, लेकिन अगर ये आय 5,000 रुपये से अधिक है तो इसे करदाता की कुल आय में जोड़ करके कटौती की जाती है। तो क्या बनता है? टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम इक्वल टू एग्रीगेट इनकम, ठीक है। तो मैंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 70+ क्वेश्चन होंगे, तो ये टोटल आपके 73 क्वेश्चंस थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी नए जुड़ रहे हैं या फिर जिनको अभी इनकम टैक्स क्वेश्चन UPPCL के फॉर्म आप फिलअप कर चुके हैं लेकिन इनकम टैक्स क्वेश्चन आपके तैयार नहीं थे, तो यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके तैयार हो चुके होंगे। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं।